हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न, और 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के। बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 5 सेकंड में आपके अंदर 5 या 10 सेकंड में जब तक मैं प्रश्न बोलता हूँ तब तक आपने अपने मन में उत्तर सोच लेना है, फिर देखना है कि ये उत्तर सही था या नहीं था। आज जो आपका प्रश्न है वो आपको बतानी एक बुक है। बुक का नाम है कूर्मांचल केसरी। कूर्मांचल केसरी बुक है, किसकी है ये आपको आज बताना है, कूर्मांचल केसरी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कहीं से भी बुक से ढूंढिए कहीं से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा आपको भी याद रहेगा और सही बताना आपको। कूर्मांचल केसरी किसकी पुस्तक है ये आपको आज बताना है। तो बढ़ते हैं आगे। जो कल का प्रश्न है देखते हैं उसका क्या सही उत्तर है। कल का जो प्रश्न है वो है देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को लेकर 5 दिसंबर 2019 विधानसभा में 14 जनवरी 2020 राज्यपाल द्वारा, और इन्होंने बताया 10 दिसंबर 2019 को विधानसभा में और 14 जनवरी को मंजूरी दी। तो इन्होंने 5 दिसंबर, इन्होंने 10 दिसंबर और इन्होंने दिसंबर 2019 जनवरी 2020, ये भी सही है। डेट तो नहीं बताई, पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 2019 पर दर्शना खड़ियाल जी ने पता नहीं 5 दिसंबर, तो मैंने जो पढ़ा है वो 10 दिसंबर 2019 है, और 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को राज्यपाल ने मंजूरी दी थी, 15 जनवरी को राज्यपाल ने, और यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। वैसे भी डेट या फिर यही आएगा दिसंबर जनवरी, क्या पता डेट आ जाए या मुश्किल है। और लूसेंट बुक कब से डाल रहे हो, तो लूसेंट आपके लिए सबसे पहले जो आने वाला मंगलवार है। मैंने सोचा था कि जो जैसे कल को संडे है तब तक या जो परीक्षावाणी का सबसे पहले मैं आपके लिए जो शुरुआत में दे रखा है संक्षिप्त की में जो अध्याय 1 है वो आपके लिए आ जाएगा मंगलवार तक, फिर उसके बाद लूसेंट का आ जाएगा, फिर इस तरह से। और फिर उसके बाद पहले लूसेंट जीके और जो परीक्षावाणी वो आपको देने वाला हूँ, उसके बाद फिर लूसेंट हिंदी का। और ये डिसलाइक करने वाले आपके पड़ोसी होगा, नहीं पड़ोसियों को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेसन 40 के सब्सक्राइबर, थैंक यू, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके 1 के सब्सक्राइबर थे तब मैं आपसे जुड़ा हूँ, चैनल से बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी ये वैसे भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी भी ये सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, वैसे भी मैं नहीं सोचता कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, मैं यहाँ ध्यान नहीं देता वैसे भी। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्नों से। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित हैं? कोई भी आ सकता है। मैथिली बोली किससे संबंधित है? सिर्फ एक ही, पर यहाँ पर तो आपको जो तीनों हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये तीनों किसकी हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिहारी हिंदी की हैं। सभी सब याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। पूर्वी हिंदी की ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो 3 इसमें से अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। तो शुद्ध जो है वह है परिपार्श्विक, तो परिपार्श्विक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा शुद्ध। बाकी उज्ज्वल, ये दोनों जो इसमें आधे रहते हैं, उज्ज्वल होता है इस तरह से, उत्धन ज्वल व्यंजन संधि बनेगी। ज्योत्सना, इसमें भी गलती होती है एग्जाम में, ज्योत्सना, ये दोनों तो और सो आधे रहते हैं, ये सही होगा। ये पूजनीय नहीं होगा, ये होगा पूजनीय होता है, पूजनीय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण तालु से होता है? सौ, सौ, सौर हो, ये तो कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है, ये इनको साइड करना है। टॉ वर्ग होता है मूर्धा, प वर्ग होता है ओष्ठ। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ईस, यज्ञ और चौ। अब आप कहेंगे कि ईस के साथ यज्ञ क्यों बोल दिया? ईस, यज्ञ। अब ये जो हैं ये सभी चौ वर्ग, ये यानी कि ये तालु से होते हैं, तो ये इस तरह से मैंने याद किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। और चौ वर्ग में हो जाएंगे सभी। ये भी पूछा जा सकता है कि यौ किस में आता है, तो फिर सिर्फ इतना ही आएगा, या फिर यही आ गया सौ किस वर्ग में आता है, ई किस में आता है। बस सिर्फ 1 नंबर के लिए इस तरह का आएगा, फिर वही एग्जाम में गलत करके आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस यज्ञ ये है, और चौ वर्ग पूरा का पूरा ये हो जाएगा तालव्य या तालु। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान बहुत लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस
बारिश में बहुत ओले गिरे, गजब। तो यही हो जाएगा, इस बारिश में बहुत ओले गिरे, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है हिमवान का पर्याय है। हिमवान का हिमवर्षा, हिममानव या हिमाद्री। अब अगर माना आप एग्ज़ाम में हैं और ज़रूर सोचेंगे इस पर भी 30 सेकंड तो ज़रूर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि अगर माना एग्जाम में आता है तो ये हो जाएगा हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सोचा हिमाद्री हिमवान का पर्याय है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। अल्प विराम कुछ इस तरह का होता है, और अर्ध विराम जो होता है इस तरह का होता है, और कोष्टक तो खैर आपको बताइए इस तरह के छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मतला कोष्टक। तो बढ़ते हैं आगे, और इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर आपको भरना है। अब आपने देखते हैं कि आप सही कर पाते हैं या नहीं। आप भी सोचिए अपने मन में जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना, यहाँ पर भरना रहेगा, जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत किया है। अब क्या प्रस्तुत किया है, अंकेक्षण किया है या फिर आकलन है या परिवाद है या प्रतिवेदन है। तो जिन्होंने सोचा है ऑप्शन नंबर ए प्रतिवेदन, तो आप बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्रतिवेदन आएगा। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है। अगला है, अब दोस्तों यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। तो ये आपको बताना है। हरि सिंह थापा भारतीय बॉक्सिंग का पितामह, अब इनका संबंध भले कैसे ना हो। पद्म बहादुर मल्ल, बिल्कुल इनका संबंध है मुक्केबाजी से। खीमानंद बेलवाल, इनका भी संबंध मुक्केबाजी से। तो नहीं है संबंध तो स्नेह राणा। अब स्नेह राणा का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। और स्नेह राणा से मिलता जुलता सुषमा राणा, इनसे वो मत कंफ्यूज मत करना। सुषमा राणा संबंध जो जसपाल राणा की बहन है, निशानेबाजी संबंधित है, निशानेबाजी से। बाकी ये तीनों भाई बहन इन्हें बहुत नाम कमाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्नेह राणा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लाखों गुफा की खोज MP जोशी, महेश्वर प्रताप जोशी द्वारा कब की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो लोग सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। खैर आपके लिए बहुत पढ़ चुके हैं इसको। 1968 में MP जोशी द्वारा लाखों गुफा की खोज की गई थी, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा से चितई जाएंगे, चितई से थोड़ा आगे जाएंगे दलबैंड पर, तो वहाँ पर स्थित है लाखों गुफा। 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी, सुयाल नदी बहती है उधर, उसका नाम सालमनी भी मिलता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला है अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किसके वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट और डीडी हाट में निवास करते हैं। खसू के, चंदू के, कुड़िंदू के, किरातों के। तो इसका उत्तर हो जाएगा किरातू के वंशज आज भी अस्कोट और डीडी हाट में, भाषाई मुंडा है इनकी, मुंडा। तो ये भी आज निवास करते हैं यहाँ पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडी हाट के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है किस चंद राजा के करों के डर के भय से लोगों ने अपने घर की छतों पर गमले में मिट्टी डालकर अनाज उगाना शुरू कर दिया था। सब्जी भी उगाते थे, सब्जी या अनाज जो भी बोलो। तो खूब टैक्स लगा दिया था। कौन हुए ऐसे महाराजा? देवीचंद, लक्ष्मीचंद या बाज बहादुर चंद या शक्ति गोसाई। तो बाज बहादुर चंद नहीं, लक्ष्मीचंद हो जाएगा इसका सही उत्तर। लक्ष्मीचंद ने बहुत ज़्यादा कर लगाए थे, तो ये हो जाएगा मिट्टी डालकर लक्ष्मीचंद ने 1602 में बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। और लखुली बिरौली या भीगी बिल्ली भी कहा जाता है। 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, हार का मुँह देखना पड़ा, और फिर 8वें बार में थोड़ी बहुत जीत मिली। तो लक्ष्मीचंद इसका सही उत्तर। बाकी शक्ति गोसाई ये लक्ष्मीचंद के बड़े भाई थे, और जन्म से मतलब कि अंधे थे, यानी कि जन्मांध। अगला है सिक्कों के आक्रमण से बचने के लिए किस पंवार शासक ने सिक्कों को राखी नामक कर देना मंजूर किया था। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयकीर्त शाह इसका सही उत्तर है। और जयकीर्त शाह ने जो जयकीर्त शाह ने जो रघुनाथ मंदिर है ना, वहाँ इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। खूब परेशान हो गए थे, रघुनाथ मंदिर में प्राण त्यागे थे। और ललित शाह के उत्तराधिकारी जयकीर्त शाह। और ललित शाह ने जो प्रद्युम्न शाह हैं, ऑप्शन नंबर बी, इनको कुमाऊं की गद्दी पर भी बैठाया था। बाकी प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा युद्ध वाले। और प्रदीप शाह का कार्यकाल काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रदीप शाह का
कुमाऊं और चंद की मित्रता के लिए भी जाना जाता है इनका कार्यकाल। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जय कीर्त शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की ओर से 1812 में, कुमाऊं की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंवर वीरभद्र, भैरव सिंह थापा, अमर सिंह थापा या फिर काजी बहादुर भंडारी? तो जिन्होंने सोचा ऑप्शन नंबर डी, काजी बहादुर भंडारी, इसका सही उत्तर है। गोरखू की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था काजी बहादुर भंडारी ने किया था। बढ़ते हैं आगे। और ये भी आपने बाकी अल्मोड़ा अखबार के बारे में सुना होगा। तो खैर अल्मोड़ा अखबार के बारे में तो इसमें बात नहीं करने वाले हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। बाकी आगे देखेंगे 1871 में। चलो, बुद्धि बल्लभ पंत। अगला है अल्मोड़ा टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन 1987 में किसके द्वारा किया गया था? पहली बात तो ये रखिए 1987 में, और अल्मोड़ा टाइम्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद्र पंत। बाकी बद्रीदत्त पांडे हटा ही सकते हैं, हरिशंकर प्रसाद ये हटा सकते हैं, उन्होंने समता किया था। बाकी इन दोनों में से आप तुक्का कोई भी मारते तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश चंद्र पंत ने अल्मोड़ा टाइम्स से 1987 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है ओड़ाथली किसका प्राचीन नाम है? प्रतापनगर का डांगधार है, तो ओड़ाथली हो जाएगा नरेंद्र नगर का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है? अब दोस्तों कोई बहुत सारे बुग्याल चमोली में हैं, जो पिथौरागढ़ में भी है जैसे, तो इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थित नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल एग्जाम का बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होने हैं आपके, तो यहाँ से भी बुग्यालों से प्रश्न आएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो आप भी उस एग्ज़ाम में ज़रूर होंगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कोई वाला फॉर्म, क्योंकि फॉर्म दोस्तों जितने भी आए हैं कोई भी नहीं छोड़ेगा, ये भी क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा कोई भी एक भी फॉर्म नहीं छोड़ता है। तो सभी ने भरा होगा, तो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर भी आप बुग्यालों से ज़रूर रूबरू हो ही जाएंगे। तो पनार बुग्याल बिल्कुल है रुद्रप्रयाग में, मधमेश्वर तो बिल्कुल मधमेश्वर नाथ मधमेश्वर बुग्याल है, पंगू बुग्याल भी है, मानेग, हरकीदून, ये सब उत्तर काशी में। तो बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? पहली बात तो ये आ सकता है कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है यहाँ से, तब आप बताएंगे गौचर में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का है तो गोचर में है। बाकी 2016 बहुत लोगों को याद है, और फिर 28 दिसंबर 2016, तो ये सब याद रखेगा। बाकी 2016 90% से ज़्यादा लोगों को याद होगा। बाकी ये 28 दिसंबर 2016 और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये भी 90% लोगों को याद होगा और गोचर में है, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अभी इसके बाद और आएंगे उत्तराखंड के प्रश्न अंत में। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर होता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। आउटपुट डिवाइस होता है कौन? मॉनिटर। अगला है कराधान एक उपकरण है, कराधान एक उपकरण है, मौद्रिक नीति का, कीमत नीति का, मंजूरी नीति का या राजकोषीय नीति का? तो जिन्होंने सोचा ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति का, तो कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का, तो ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा, एक लाइक दोस्तों जरूर से आपको कर ही दीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? जिनेवा, रोम, पेरिस, लंदन। तो लंदन में हो जाएगा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, ये कहाँ है? तो ये लंदन में है और लगभग 170 से ज़्यादा यानी कि 174 देश इसमें सदस्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में। अगला है, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले तक तो जैसे हीराकुंड बांध किस नदी पर है यही आ जाता था एक नंबर के लिए, सिर्फ नागार्जुन सागर का ही बार आया हुआ, सरदार सरोवर, तो यहाँ पर इस तरह से भी 4 क्वेश्चन। अब दोस्तों क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, जैसे पटवारी है, बीपीडीओ, बीडीओ, ये सब जिनका एक ही होना है, और जैसे एसआई का एग्ज़ाम है, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, तो यहाँ दोस्तों मान के चले कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में से उनको तो खैर 854 मिल ही जाएंगे, आयोग को तो मिल ही जाएंगे, पर आपको जितने भी पद हैं उन पदों में आना होगा, क्योंकि आयोग को वैकेंसी हर साल आती है, वैकेंसी जैसे और वैकेंसी की बात करें आते रहती है, और बहुत से लोग निकलते हैं, बहुत से लोग रह जाते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर नागल बांध है, तो सतलुज नदी पर बिल्कुल है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी ना होकर के यहाँ पर होगा क्या? कृष्णा नदी पर है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था,
ये अनुच्छेद पूछा गया था इसका। तो न्यायिक पुनरालोकन प्रचलित है तो अभी हाल के एग्जाम में आपका के में, तो अनुच्छेद 13 आपको याद रखना है, न्यायिक पुनरालोकन अनुच्छेद 13। और केवल यूएसए और ये भारत तो मत कीजिए, इसका सही उत्तर भारत और यूएसए दोनों में, तो भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरालोकन अनुच्छेद बताया मैंने आपको अभी 13, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है प्रश्न। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है ऑप्शन नंबर सी 30.2%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी है। अब आपको भी सोचना है, मेरे साथ ही अपने मन में सोचते रहिए। गोमती सरयू की बिल्कुल है, पूर्वी रामगंगा बिल्कुल है, पूर्वी रामगंगा सरयू ये सब रामेश्वर में तो बिल्कुल है, गोमती है, पनार भी है, लधिया नहीं होगी, लधिया काली की है लधिया, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है हेमकुंड लोकताल कहाँ स्थित है, चमोली में। झील के किनारे सिक्कू के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। अब सिक्कू के सभी गुरु दे दिए यहाँ पर, गुरु राम, हर राय, अर्जुन देव, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड लोकताल, सिक्कू के 10वें गुरु, इन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा भी गया था और पूछा भी आगे भी जा सकता है। लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है। लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय किसके बीच है, तो ये आपको बताना है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा शिवालिक और महाहिमालय के बीच में है कौन सा, लघु हिमालय। शिवालिक और महाहिमालय के बीच में है कौन सा, लघु हिमालय। तो बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों कुमाऊं परिषद देख के मतलब कि अगर माना एग्जाम में आता है तो अलग ही खुशी आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए कुमाऊं परिषद, क्योंकि लगभग सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कुमाऊं परिषद के बारे में, क्योंकि बहुत आता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम, अभी भी इतने एग्जाम होंगे, जब पेपर होगा दोस्तों तब भी मैं पेपर लेके आऊँगा आपके सामने, और जब जो भी एग्जाम होते रहेंगे तो कुमाऊं परिषद से निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे। तो इस पर दोस्तों कुमाऊं परिषद के बारे में सारे अधिवेशन और सारे जिन्होंने भी अध्यक्षता की थी सब आपके लिए एक छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, सभी उसमें चीज़ें हो जाएंगी। तो कुमाऊं परिषद 1916, 30 सितंबर 1916 को, 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर अधिवेशन अगले साल से शुरू हो जाते हैं, 1917 से 18, 19, 20, 23, 26, तो ये सब 1916 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। कुमाऊं परिषद जैसे दोस्तों 1917 में की थी जयदत्त जोशी, फिर 1918 में तारादत्त गरोला वाला जो हुआ था ये हुआ था हल्द्वानी में, फिर कोटद्वार में जयदत्त जोशी, और फिर उसके बाद काशीपुर में हरगोविंद पंत, 1923 में बद्रीदत्त पांडे, 1926 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो हुआ था गन्नेतोली रानीखेत में। अगला है यहाँ पर आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 30वां प्रश्न। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा है। अभी भी आया था प्रश्न, और जब से पहले से बहुत पहले से प्रश्न आ रहा है, अभी भी मार्च में पूछा गया था ये प्रश्न और आगे भी पूछा ही जाएगा। तो देवीधुरा मेला हो जाएगा इसका सही उत्तर। पाषाण युद्ध की परंपरा है तो देवीधुरा मेले में। कंडाली महोत्सव ये जो होता है, किरजी या कंडाली जो भी कहें, तो ये पिथौरागढ़ में होता है और 12 वर्षों में होता है, और भोटिया जनजाति का ये है, तो ये भी आएगा कि 12 वर्षों में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा, उत्तरायणी मेला बागेश्वर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।